हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग काफ़ी सारे नए कंसेप्ट्स को, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो थ्योरी वाले पोर्शन में एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सवाल कि हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे हाउ द वर्किंग ऑफ अ मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, किस तरह से जो है एक आदमी का चलने को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो हम आप लोग इन चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं कि जब भी कोई एक आदमी चलता है तो वो चलने के दौरान क्या करता है कि अर्थ को स्लेंटली पुश करता है। ठीक है, जब तक हम लोग अर्थ को स्लेंटली पुश ना करें, इस तरह से अर्थ को हम लोग जब तक इस तरह से स्लेंटली पुश नहीं करेंगे हम लोग आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो ओबियसली न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं यदि हम लोग अर्थ पे ये फोर्स लगाएंगे, जितना स्लेंट वे में जितना फोर्स लगाएंगे ओबियसली अर्थ भी हम लोगों पे उतना ही फोर्स ऑफ रिएक्शन लगाता है स्लेंटेड वे में, उसी डायरेक्शन में, इसी का जस्ट अपोजिट। लेकिन ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल तक एंगल बनाता है कितना, थीटा। सपोज ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसके साथ एक कोई भी पर्टिकुलर एंगल, थीटा का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है क्या है, तो थीटा एंगल पे ये क्या करता है, फोर्स ऑफ रिएक्शन को एग्जर्ट करता है। ये हमारा फोर्स हम लोग जो लगा है सेंट्रल डायरेक्शन में, ये उसका रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्या होगा, ये फोर्स रिएक्शन जो है चूंकि हॉरिजॉन्टल के अलोंग नहीं है, हॉरिजॉन्टल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए इंक्लाइन है, तो इसलिए ये दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम लोग एच से नोट करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा आर कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, और ये जो है ये एक वर्टिकल कंपोनेंट में भी ब्रेक होगा जो किसके बराबर होगा, आर साइन थीटा के बराबर। ये जो कंपोनेंट है फोर्स ऑफ रिएक्शन का, ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोग बोलते हैं आर साइन थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे एक ही फोर्स दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा कौन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एक्चुअली हम लोग जो चलते हैं वो हम लोग फोर्स ऑफ रिएक्शन के इस कंपोनेंट की वजह से हम लोग फॉरवर्ड बढ़ते हैं, जबकि फोर्स ऑफ रिएक्शन का जो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आर साइन थीटा, ये सिर्फ और सिर्फ आता है क्या करने में, तो हमारे वेट को बैलेंस करने में। हम लोग जानते हैं कि हमारा वेट क्या किधर क्यों लगता है, डाउनवर्ड लगता है हमारा वेट। ये जो आर साइन थीटा, ये एम जी को, हमारे मास इंटू ग्रेविटी को, हमारे वेट को बैलेंस करने में वेस्ट होता है। जबकि हम लोग जो फॉरवर्ड बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, तो ये आर कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से। इसको कि हम लोग बोलते हैं रोटेटरी लॉन स्प्रिंकलर, रोटेटरी लॉन स्प्रिंकलर। ये रोटेटरी लॉन स्प्रिंकलर क्या करता है, रोटेटरी मतलब कि जो घूमते हुए स्प्रिंकल करता है वाटर को, सो क्या बोलते हैं रोटेटरी लॉन स्प्रिंकलर। ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका भी फंक्शन जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही बेस्ड होता है। कैसे, तो जरा देखें कि ओबियसली जैसे ही ओबियसली ये वाला पार्ट जैसे ही पानी को आगे की ओर फेंकता है तो ये उतने ही फोर्स से किधर की ओर जाएगा, पीछे की ओर मूव करेगा। ये जैसे पानी का फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंकते, जैसे कि आप लोग जानते हो होस पाइप में ये जो फायर ब्रिगेड लोग यूज़ करते हैं, तो वो वाटर को जब आगे की ओर फेंकता है तो उस पाइप का पकड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, तो उसी तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, ये इधर की ओर मूव करेगा। जब यहाँ से तेजी से पानी निकलेगा तो ये इधर की ओर पीछे की ओर भागेगा, जब इसमें आगे की ओर निकलेगा तो ये किधर की ओर भागेगा, पीछे की ओर भागेगा। तो इस वजह से क्या होता है, ये घूम घूम के ये घूमने लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, और घूमते हुए क्या करता है कि वाटर को ऑल डायरेक्शन में स्कैटर करता है। और यही तो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है, यही तो हम लोग चाहते हैं इस लॉन स्प्रिंकलर की मदद से। तो अभी तक हम लोगों ने दो सिचुएशन को डिस्कस किया है। एक क्या
कि किस तरह से हमारा चलना जो है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, और दूसरा कि लॉन स्प्रिंकलर का जो वर्किंग है इसको भी कैसे हम लोग एक्सप्लेन ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, अभी अभी हम लोग दो और प्रॉब्लम है कि हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, काफ़ी अहम प्रॉब्लम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करो, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो कि किस तरह से एक घोड़ा जो है अपने गाड़ी को खींचता है। चलिए एक रफ डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, काट है, घोड़ा का गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी, और ये हमारा क्या है, ये हमारा काट है, और ये हमारा घोड़ा है, हॉर्स। ठीक है, ये हमारा घोड़ा है जिसको हम लोग हॉर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले फिगर में जरा देखिए, ये दोनों घोड़ा और गाड़ी एक स्ट्रिंग की मदद से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही क्या करेगा, ये हॉर्स इस काट को पुल करेगा, किसकी मदद से, इस स्ट्रिंग की मदद से, तो इसलिए इस पर एक टेंशन लगाएगा, खींचाव लगाएगा टी। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर की ओर। तो ऑब्वियसली काट भी क्या करेगा, काट भी इसी स्ट्रिंग की मदद से इस घोड़े पे भी क्या लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, क्या, माइनस टी बोल सकते हैं इसको हम लोग, बैकवर्ड डायरेक्शन में माइनस टी। उसके बाद ये घोड़ा क्या करेगा, ग्राउंड को प्रेस करेगा एक फोर्स एफ से, ग्राउंड को प्रेस करेगा एक फोर्स एफ से, ताकि ग्राउंड इसको क्या करे, फोर्स ऑफ रिएक्शन आर दे पाए, फोर्स ऑफ रिएक्शन देगा। अब ये फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है, एक को हम लोग जानते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा कौन होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। इसको हम लोग इसे नोट करेंगे। इसके अलावा भी एक फोर्स होता है जो क्या होता है, इसमें डाउनवर्ड लगता है, वो क्या है, वेट। तो ये इसका जो फोर्स ऑफ रिएक्शन का जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये इसको क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करता है, जिस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा था, ये भी इस घोड़े को, इस गाड़ी को खींचने में मदद करेगा। अभी यदि घोड़ा आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, यदि घोड़ा आगे की ओर बढ़ता है तो ऑब्वियसली तभी बढ़ पाएगा यदि क्या होगा कि ये घोड़े पे लगने वाला दो रिजल्टेंट फोर्स है भाई, ये एच और ये माइनस टी। ठीक है, ये एच और ये माइनस टी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये एच जो है वो टी से ग्रेटर होगा तभी घोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा। ठीक है, तो इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा क्या होगा, एच माइनस टी। ठीक है, एच माइनस टी, और घोड़े का मास क्या है, कंसिडर करें हम लोग, मास है एम, और इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ए। तो ये एच माइनस टी का जो डिफरेंस है इस कितना है, एम ए के बराबर, मतलब घोड़े का मास और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसके बराबर। ठीक है, और साथ साथ एक फ्रिक्शन भी इधर क्यों लगेगा, एक फ्रिक्शन इधर क्यों लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये काट यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके लिए क्या सिचुएशन है, उसके लिए क्या सिचुएशन है कि ओब्वियसली ये टी ग्रेटर होना चाहिए किससे, एफ से, और टी माइनस एफ किसके बराबर होना चाहिए, तो मास ऑफ द काट एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द काट एम ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो घोड़े का मोशन कब हो सकता है, यदि ये एच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है ये एच ग्रेटर होगा किसके कंपैरिजन में, इस टी के कंपैरिजन में, ओब्वियसली तभी मूव करेगा। तो ये एच माइनस टी किसके बराबर होना चाहिए, एम ए के बराबर होना चाहिए, नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, एम ए के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे टी इधर क्यों लग रहा है, एफ इधर क्यों लग रहा है, तो टी माइनस एफ किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ द काट इंटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द काट। ये दोनों इक्वेशन को, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग ऐड करें तो ऐड करने पे क्या पता चलेगा हमारा कि यहाँ से ये माइनस टी और ये प्लस टी दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और दोनों से क्या कॉमन आएगा, तो ए और ए क्या आएगा, कॉमन आएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, एच माइनस एफ, हाँ एच माइनस एफ जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये कट जाने वाला, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, एच माइनस एफ, दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो एम प्लस एम इंटू ए।
ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए इज इक्वल्स टू मिलेगा, ए इज इक्वल्स टू मिलेगा एच माइनस एफ बाई एम प्लस एम। डेफिनेटली यहाँ से एक सिचुएशन हम लोगों को मिलता है कि भाई एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा यदि ये फोर्स जो लगाएगा वो अर्थ को प्रेस करने के बाद उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फ्रिक्शन से ओवरकम करेगा तभी, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है क्या, एच माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम प्लस एम। ठीक है। अभी इसी वीडियो के अंदर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक और पार्ट है कि बोलते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। क्यों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन, वाई। तो सबसे पहला ये है कि सेकंड लॉ को यूज करके हम लोग, इस लॉ को यूज करके हम लोग फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ को यूज करके हम लोग फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, सेकंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन। कैसे, तो फर्स्ट लॉ को ऑब्टेन करना तो काफ़ी आसान होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ सेकंड लॉ में क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट ना हो तो वो उस पर, वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगा, मतलब कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। दैट मीन्स इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि एफ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जीरो होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा एम ए। ठीक है। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास तो जीरो हो नहीं सकता है, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो, मतलब कि उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। इसी तरह से हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फर्स्ट लॉ से डिराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए हम लोग दो बॉडीज को कंसिडर करते हैं, दो बॉडीज को कंसिडर करते हैं। सपोज ये हमारा कोई फर्स्ट बॉडी ए और ये हमारा कोई सेकंड बॉडी है बी। ठीक है। चलिए फर्स्ट ये इस पे जो फोर्स लगाएगा, ये इस पे जो फोर्स लगाएगा इसका नाम हम लोग देते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू द, ये ए, ये इस पे जो फोर्स लगाएगा इसको क्या नाम देंगे हम लोग, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू द ऑब्जेक्ट बी। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है एफ बी ए, ये क्या करेगा, बी के मोमेंटम को बदलेगा, मतलब कि वैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, एफ बी ए, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू द ऑब्जेक्ट ए, ये क्या करेगा, बी के मोमेंटम को चेंज करेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, और एफ ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ ए बी क्या है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट है। इन दोनों इक्वेशन को अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये एक्सप्रेशन हमारा सेकंड लॉ से ही आता है, इसलिए बोलते हैं कि थर्ड लॉ को हम लोग कहाँ से ड्राइव किए, तो सेकंड लॉ से ड्राइव किए। हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि ऐड करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एफ बी ए प्लस एफ ए बी। चलिए इन दोनों इक्वेशन को यदि ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, डी बाई डी टी हम लोगों को कॉमन मिलेगा और पी ए प्लस पी बी। लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑब्वियसली मोमेंटम में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये चेंज इन मोमेंटम, ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ बी ए प्लस एफ ए बी, ये किसका बराबर होगा, जीरो का बराबर। इसको इधर की ओर लेकर चलेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, एफ बी ए माइनस ऑफ एफ ए बी। ये हमारा क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट में लगने वाला जो फोर्स है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में लगने वाला फोर्स का इक्वल भी होता है बट ऑपोजिट होता है डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके हम लोग फर्स्ट लॉ
और साथ साथ थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। इसलिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों से कंसिस्टेंट होता है। थैंक यू।